वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट कपिल शर्मा जो कि जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कानून गुरुज एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाइंट और एडवोकेट को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। सर, थैंक यू सो मच सर, आज आप आए, आपने टाइम स्पेयर किया। सो बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक सर, हमारे व्यूअर्स आपकी लिटिगेशन जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आई मीन क्या अब तक आपको इस लिटिगेशन के प्रोफेशन में चैलेंजेस आए, कौन सा आपके प्लस पॉइंट्स रहे, कौन सा आपके माइनस पॉइंट रहेंगे और क्या अब तक आपने सीखा है? जी, I graduated from Government Law College Mumbai in 2013. Thereafter I moved to Delhi. दिल्ली में मैंने एक सीनियर काउंसिल के अंडर में काम किया एंड आई वाज हैंडलिंग दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट केसेस. I was assisting him in all the cases. Basically, his clientele includes the government departments. So it was a miscellaneous roster that he was handling. So जितने भी बहुत सारे तरह के केसेस आते थे उन सबका प्रोसीजर मैंने जाना. और चूंकि आई वाज अ यंग लॉयर तो अपीयरेंस तो इतनी मिलती नहीं थी, बट वाइल असिस्टिंग द सीनियर काउंसिल यू गेट एन एक्सपीरियंस कि कैसे आर्ग्यू करना चाहिए, क्या आर्ग्यू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. मोर ओवर आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए आपके क्लाइंट के केसेस के ऊपर. व्हाट इज द निशे एरियाज दैट यू मस्ट एक्सप्लोर, और आपको रिसर्च करके व्हाट आर द जजमेंट्स आप यू शुड बी प्रोड्यूसिंग बिफोर द कोर्ट, and what is the conduct of a lawyer, how a lawyer must present himself before the court. ये सारे इन्वेंडोज मैंने वहाँ पे प्रिलिमिनरी सीखे दिल्ली के अंदर. I was there for about 2.5 years and thereafter I switched on to Jaipur because I belong to Jaipur, so I switched on to the place and I was practicing in Rajasthan High Court. However, since it was my initial year, so I started from district session court. वहाँ की जो प्रैक्टिस फॉर्मूलेज हैं वो मैंने जाने, जो वहाँ का क्लर्केज जो सिस्टम है वो उसको समझा. हाउ दी कॉपिंग एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड, क्या क्या बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, फॉर्म भरना, आपको समन्स कैसे भरने चाहिए, ये सब चीजें मैंने जानी. एंड मतलब ये एक बहुत इनिशियल स्टेज है जो कि हर एडवोकेट को जाननी चाहिए और ये एक्सपीरियंस करनी चाहिए. बिकॉज व्हेन यू गो बिफोर द हाई कोर्ट्स एंड अपर एपेक्स कोर्ट, तो वहां पे ये सब चीजें आपको नहीं सिखाई जाती है. वहां पे यू आर एक्सपेक्टेड दैट यू मस्ट नो दीज फैक्ट्स. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, many of the young lawyers are not going to the district courts. वो उनको पता ही नहीं है कि सूट कैसे फाइल करना चाहिए, समन्स कैसे फाइल करना चाहिए. दैट इज द मस्ट, that is the basic structure of an advocate, how he must proceed in his practice. कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, जो एविडेंसेस हैं, क्या क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने चाहिए विटनेस के अगेंस्ट. तो ये बहुत बहुत एक इंटरेस्टिंग फील्ड है जो कि एक्सपीरियंस करना चाहिए. बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है, इवन इफ यू आर अ यंग लॉयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यू बिफोर द जज. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर नोबडी गिव्स यू चांस. आपको वहां पे 2 मिनट सुना जाता है, मे बी दे विल अलाउ, दे माइट नॉट अलाउ योर केस. बट सेशन कोर्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जज से बार बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब प्लीज जनाब देखें इसको, इसका मुलायजा फरमाएं साहब. तो एक मजा आता है वहां पे प्रैक्टिस करने का, एक आपको एक फील आता है कि यस यू आर आर्ग्यूइंग, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जो कि आपको हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करता है. सो वो मैंने सीखा और वो सीखते सीखते फिर देन आई ग्रेजुअली प्रोसीडेड बिफोर द हाई कोर्ट. आई मेड माय अपीयरेंसेस. कभी कभी अटक जाते थे जजेस के सामने, तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, बट चांसेस मिलते गए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया. एंड नाउ आई एम रनिंग इन 8+ years of my experience and I'm handling high court, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने अपीयरेंसेस दिए और बाकी अलग स्टेट के भी हाई कोर्ट्स के अंदर आई हैव मेड माय अपीयरेंस. आई एम हैंडलिंग कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. आई एम रिप्रेजेंटिंग मेनी PSUs. आई एम अ पैनल लॉयर फॉर फ्यू ऑफ द कंपनीज. तो ग्रेजुअली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक बहुत बढ़िया जर्नी रही एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट. देखते हैं आगे क्या रहता है. डेफिनेटली सर, आपके जो व्यूज हैं
और आपका जो एक्सपीरियंसेस जो अब तक रहे वो हमारे अपकमिंग लॉयर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड जो सबसे बेस्ट चीज जो मुझे आपके एक्सपीरियंस में जो अभी तक दिखी है वो ये है कि ट्रायल कोर्ट में आपको बहुत चांस मिलता है। एंड ये काफी हद तक सच है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सीनियर्स आपको चांस नहीं देते हैं। दिस इज अ ड्रॉबैक, बट ऐसा होता है। सो ट्रायल कोर्ट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड फॉर अपकमिंग लॉयर्स काफी ये चीज हेल्पफुल है। सो अपार्ट डेफिनेटली यस सर। सो अपार्ट फ्रॉम टॉपिक सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज आपकी एक्सपर्टाइज है कमर्शियल लॉज में। सो कमर्शियल लॉज एक्चुअली क्या है? आई मीन कमर्शियल कोर्ट्स भी अलग से बनी, स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश हो चुकी हैं। सो एग्जैक्टली किस तरीके के कमर्शियल मैटर्स होते हैं एंड किस तरीके से कोर्ट वर्क करती है, एंड क्या इन कोर्ट की लिमिट होती है जो एक अगर मॉनेटरी पॉइंट से कमर्शियल अपन कोर्ट्स देखें? जो है, जी कमर्शियल कोर्ट्स जो है, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर एन एक्ट वाज फॉर्म्ड इन 2015। 2015 में कमर्शियल एक्ट आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्ट कमर्शियल कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुई, विच आर द स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स जहां पे कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो डील किए जाते हैं। अब कमर्शियल ट्रांजैक्शन क्या है वो उसमें डिफाइन किया हुआ है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो जिनकी वैल्यू 5 लाख या अबव से होती है, and in which two entities or two persons are dealing in a purely commercial matter, कि जहां पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है और उसकी जो वैल्यू है वो अगर 5 लाख से ज्यादा है, तो देन द जुरिस्डिक्शन वुड बी ऑफ अ कमर्शियल कोर्ट। और आप कमर्शियल कोर्ट में करेंगे, वहां पे आपको थोड़ी कोर्ट फीस नॉर्मल कोर्ट से ज्यादा लगती है, बट वहां पे आपको एफिशिएंसी है, वहां पे जजेस जो हैं वो एक्सपर्ट हैं इन सब मामलों के अंदर। और क्योंकि वहां पे अभी अभी फिलहाल के लिए केसेस थोड़े कम है, तो आपको ट्रायल जो है, आपकी जो सूट है आपका, वो जल्दी डिस्पोजल हो जाता है, आपको रिलीफ मिलना, मतलब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जो कि आपको नॉर्मल सिविल कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर आपको लगता था कि 5 साल 10 साल केस चल रहा है, तो वो एक स्पीडी ट्रायल जो है वो एक प्लेटफॉर्म इन कमर्शियल कोर्ट्स ने आपको प्रोवाइड किया है। और इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यंग लॉयर्स, बिकॉज जो एनएलयू से और बाकी प्रीमियर लॉ कॉलेजेस से पास आउट हो रहे हैं, सो वहां पे कमर्शियल कोर्ट के अंदर उनको बेनिफिट है, बिकॉज कमर्शियल कोर्ट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। सो वहां पे जो ड्राफ्टिंग प्रोसीजर है वो इंग्लिश फॉर्मेट जो है इज एक्सेप्टेबल। सो दैट इज द बेनिफिट टू यंग लॉयर्स, वो वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज लोअर कोर्ट्स के अंदर क्या है, हिंदी चलती है, और हिंदी भी वो उर्दू वाली हिंदी यूज होती है, मुचलका एंड इब्तदादी और सम व्हाट नॉट। सो वो एक थोड़ा सा एक यंग लॉयर्स के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे कमर्शियल लॉ के अंदर वो एक बेनिफिट इनके पास आ जाता है, और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है कमर्शियल कोर्ट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी, और फैसिलिटीज आल्सो आर बीइंग प्रोवाइडेड टू योर लॉयर्स एंड क्लाइंट्स। तो एक वहाँ पे एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर यू कैन गेट, बिकॉज कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के अंदर अ लॉट ऑफ मनी इज एट स्टेक, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अच्छे तरीके से यू कैन गेट योर केस हैंडल्ड। एग्जैक्टली सर, काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है इसको। एंड एक जो नई चीज निकल के आ रही है वही निकल के आई है कि कमर्शियल कोर्ट एंड कमर्शियल कोर्ट्स आर इन दीज डेज वेरी ट्रेंडिंग। सो नाउ कम टू द टॉपिक। आज जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड रीजन बीइंग काफी न्यू टॉपिक है, एंड विच इज शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इन राजस्थान। ठीक है। सो इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही कि सर ये एक्ट क्या है एंड क्या इस एक्ट की यूटिलिटीज हैं, कहाँ कहाँ ये एक्ट अप्लाई होता है? ये राजस्थान शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है, ये पूरे राजस्थान पे एप्लीकेबल होता है। हालांकि और स्टेट्स के अंदर भी ऐसा सिमिलर एक्ट्स हैं जहाँ पे ये प्रोविजंस म्यूटाटिस मुटेंडिस अप्लाई होते हैं। ये एक्ट बेसिकली बात करता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप के बारे में। आप अगर आपकी कोई शॉप है या कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर आपका, व्हाट शुड बी द कंडक्ट, आपके क्या वर्किंग आवर्स रहेंगे, क्या लीव का आपका बेनिफिट रहेगा, क्या आपको प्रोसीजर अपनाना है, व्हाट आर द पेनल्टीज, क्या आपको कंडक्ट रखना है। सो इन सब चीजों के बारे में, सर्विस मैटर्स के बारे में, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो विच इज द कोर्ट टू बी रेफर टू, इन सब चीजों के बारे में
बता रखा है इस एक्ट के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्ट है एंड टू माय नॉलेज इट इज नॉट बीइंग यूज्ड वेरी वाइडली, बट इसके अंदर इसके जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल्स हैं एम्प्लॉयज के लिए भी, इवन एम्प्लॉयर्स के लिए भी, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिंग बोथ द पार्टीज न्यूट्रली। तो ये सब चीजें हम आगे देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है और आगे इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली सर, तो इसी में सर एक जो ट्रेंड चलता है, एक प्रोविजन है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, वो क्या चीज है? कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, देखिए कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एज सच डेफिनेशन इसकी दी भी है, इसमें डिफाइन किया हुआ है कि ऐसा कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहां पे बिजनेस हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है या कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे सारे प्रेमाइसेस जहां पे ये कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं वो कैरी ऑन की जा रही हैं, वो सभी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आएंगे एंड उन सभी के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको उन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को और शॉप्स को फॉलो करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर कि एक एम्प्लॉय है, अगर उसको कितने टाइम तक आप काम करवा सकते हैं, तो प्रोविजन दे रखा है कि 9 घंटे से ज्यादा आप एक एम्प्लॉय से काम नहीं करवा सकते। अगर आप उससे 9 घंटे से ज्यादा काम करवा रहे हैं तो आप ओवर टाइम आपको देना होगा, विच शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ हिज सैलरी। या जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं लीव की, कि आपको लीव कितनी देनी पड़ेगी, तो उसके अंदर भी प्रोविजन दे रखा है कि कितनी लीव्स एंटाइटल्ड हैं। अगर एक एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा काम कर रहा है, तो व्हाट इज द प्रोविजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ लीव, क्या मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या क्या देने चाहिए। सो ये सब चीजों के बारे में बता रखा है। और जैसे मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय है एंड ही इज वर्किंग फॉर मोर देन 6 मंथ इन एस्टैब्लिशमेंट, और अगर उसको आपको टर्मिनेट करना है, तो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, हाउ यू शुड प्रोसीड। ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये ऐसे छोटे छोटे डिस्प्यूट हैं जो कि क्रिएट होते हैं, और कॉर्डियल रिलेशन जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच के अंदर वो हमेशा डिस्प्यूटेड रहते हैं। तो उन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ताकि इसको फॉर्मुलेट किया जा सकती है कि अगर एक शहर के अंदर एक शॉप है तो वो कितने घंटे चल सकती है, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, उसको क्या रजिस्ट्रेशन करना होगा, उनको कौन सुपरवाइज करेगा, उनके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज अप्लाई हो सकती है, इन सब चीजों के बारे में उसके बता रखा है। एक्ट के अंदर एक स्पेसिफिकली एक इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट दे रखा है, एक इंस्पेक्टर अपॉइंट होंगे विच इज बीइंग नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि हु शुड बी द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की ड्यूटीज होती हैं कि वो उन शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में जाए, उनको उनके बुक्स एंड अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करे, वो देखे कि ये जो एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस दे रखे हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। So these are the kind of things that the act is dealing with. ओके सर, सर ये कंडीशन ऑफ वर्क्स इन शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट क्या है, यानी वर्क की क्या कंडीशंस रहती हैं? वर्क की कंडीशन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जैसे कि 9 आवर्स से ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते हैं किसी एम्प्लॉय से। सो ये जनरली फॉलो नहीं हो रहा है। आप देखेंगे अगर जनरल पार्लेंस के अंदर, तो इट इज नॉट बीइंग फॉलोड एक्चुअली। बहुत सारे एम्प्लॉयज है जिनको कि आप ओवर टाइम करवाया जा रहा है और उनको उसका रिगार्डिंग कोई पे नहीं प्रोवाइड किया। तो ये एक मतलब एक तरह से एक्ट के थ्रू हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए दैट, ताकि वो अपने वर्किंग कंडीशंस जो है उनको सुधार सके। और अगर उनका ये राइट है कि 9 घंटे से ज्यादा अगर उनको काम करवाया जाएगा, तो देन दे मस्ट बी एंटाइटल्ड फॉर 1.5 टाइम्स ऑफ देयर सैलरी। तो ये उनको कोई बता नहीं रहा है। ये एक्ट के अंदर तो प्रोवाइडेड है, बट इट इज नॉट बीइंग प्रैक्टिकली अप्लाइड इन दी shops and establishments. Nobody is following that procedure. But पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है एंड इट इज टू बी फॉलोड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूं टर्मिनेशन की। यस सर, टर्मिनेशन पे आजकल हम हम बात करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू। टर्मिनेशन पे हम बात करते हैं, तो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये क्या है, इसका इज देयर एनी प्रोविजन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन दिस जी एक्ट? बिल्कुल। इसके अंदर प्रोविजन ये है कि अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है और वो 6 महीने से ज्यादा आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आप उसको सिर्फ ऐसे ही टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं उसकी सर्विस। आपको या तो उसको 1 महीने का नोटिस देना चाहिए,
और अगर आपको 1 महीने से पहले का उसको नोटिस नहीं दे रहे हैं, तो उसके एवज के अंदर जो 1 महीने की सैलरी है वो आप उसको प्रोवाइड करें। तो ये बेसिक कंडीशन है सेम इसका। सेम एप्लीकेशन एम्प्लॉयज पे भी अप्लाई होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है और उसको शॉप या एस्टेब्लिशमेंट से छोड़ना है एंड ही वांट टू परस्यू सम अनदर जॉब, तो ही मस्ट गिव अ 1 मंथ नोटिस। एम्प्लॉय को भी 1 मंथ का नोटिस देना चाहिए, और अगर वो 1 मंथ का नोटिस नहीं देगा तो देन उसकी 1 मंथ की जो सैलरी है दैट वुड बी कट डाउन, बिकॉज इट इज वेरी लॉजिकल कि अगर मैं कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी XYZ पर्सन है, अगर वो एक शॉप के अंदर काम कर रहा है एंड सडनली ही सेज दैट नो आई डोंट वांट टू वर्क फ्रॉम टुमारो, तो बेचारा जो शॉप ओनर है, वेयर विल ही गो, वेयर विल ही अरेंज फॉर द रिसोर्स पर्सन, उसकी शॉप कौन चलाएगा? सो इसके लिए ये प्रोविजन अप्लाई कर रखा है। और साइमल्टेनियसली अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर करता है, आप कुछ अगर आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता था, वो कहता है कल से काम पे मत आइएगा, सो दैट कैन नॉट बी डन। आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा उसके अंदर। अगर आप 1 महीने का नोटिस नहीं दे रहे हैं तो आप 1 महीने की मुझे सैलरी दीजिए। और अगर मान लीजिए ये प्रोविजन अप्लाई नहीं किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर, तो आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है, विच इज एक्चुअली द लेबर कमिश्नर जो होते हैं यहाँ पे स्टेट के अंदर, दे आर एम्पावर्ड। आप वहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस एप्लीकेशन के अंदर आप लिख सकते हैं कि साहब मैं ऐसी जगह काम कर रहा था और मुझे बिना नोटिस के या बिना रीजनेबल कॉज के या बिना मेरे कोई मिसकंडक्ट के, ये 3 कंडीशंस हैं जो उसमें दे रखी हैं कि इन बिना इन कंडीशंस को फॉलो किए मुझे निकाल दिया गया है। तो उस केस के अंदर कोर्ट के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो पूरे प्रोसीडिंग्स हेल्ड करती हैं, एम्प्लॉयर को नोटिस इशू करती हैं, उसके बाद दोनों के जवाबों को कंसिडर किया जाता है, सबमिशंस को, और देन अवार्ड पास किया जाता है। इवन 2-3 केसेस के अंदर मैंने भी अवार्ड पास करवाए हैं अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, जहाँ पे एम्प्लॉय को गलत तरीके से जो है निकाल दिया गया था, एंड आई गॉट द ऑर्डर इन द फेवर ऑफ द एम्प्लॉय दैट उनको एक तो रेइंस्टेट किया जाए, जॉब के अंदर वापस रखा जाए, और जिस ड्यूरेशन में वो जॉब में नहीं रही उस ड्यूरेशन को जॉब में मानते हुए उस ड्यूरेशन की सैलरी भी उनको दी जाए। और ऊपर से कोर्ट के पास एक और पावर होती है कि अगर मान लीजिए कोर्ट को लगता है कि बहुत ज्यादा आपके साथ ज्यादती हुई है एंड द एम्प्लॉयर हैज नॉट बीन वेरी फेयर विथ यू इन द डीलिंग्स, सो उसके अंदर डैमेजेस कैन आल्सो बी क्लेम्ड बाय द एम्प्लॉय, और कोर्ट उसके अंदर देखता है कि मिनिमम व्हाट आर द सफिशिएंट डैमेजेस व्हिच दे कैन अवॉर्ड टू द एम्प्लॉय फॉर द इनजस्टिस दैट हैज बीन डन टू हिम और हर। ओके सर। तो सर ये जो एक्ट है, इन दोनों एक्ट में यानी अगर हम लेबर लॉज की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये एक्ट लेबर लॉज से कोरिलेट करता है? जैसे कि आपने बताया जी कि जो बिल्कुल बिल्कुल। एम्प्लॉइज जो है 9 आवर्स से ज्यादा का उनका वर्किंग नहीं होता, सेम प्रोविजन जो है लेबर लॉज में है, तो क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि दोनों में कोरिलेट करते हैं? जी, लेबर लॉज जो है कलेक्टिव फॉर्मेशन है सभी लॉज को जितनी भी लॉज हैं जो कि लेबर क्लास के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनका एक कंपेंडियम को हम कहते हैं लेबर लॉज, जिसके अंदर की हमारे फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट हमारे, ग्रेट्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, ये सारे एक्ट हमारे जो हैं एप्लीकेबल होते हैं। और ये सब इनके सभी के प्रोविजन जो हैं हर एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे कि अगर मैं राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की अगर बात करूं तो इसके अंदर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस की जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। वर्क एंड कंपनसेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ अप्लाई होंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है और उसको 3 या 4 महीने से ज्यादा की अपनी सैलरी नहीं मिली है और उसको निकाल दिया गया है या नहीं भी निकाला है और उसकी सैलरी जो है वो ड्यू है एंड एम्प्लॉयर इज नॉट पेइंग दैट सैलरी, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के जो प्रोविजंस है वो इन शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होंगे। और वही प्रक्रिया आप यहाँ पे अपनाएंगे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी है आप वहाँ पे अप्रोच करेंगे, आप एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब मैं एक ऐसी शॉप में या एस्टैब्लिशमेंट में काम करता हूँ जो कि राजस्थान में रजिस्टर्ड है और जिसके ऊपर की ये राजस्थान शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एप्लीकेबल है, और मुझे ये 2 या 3 महीने की जितने भी महीने की मेरी है सैलरी जो है नहीं दी गई। सेम प्रोसीजर वुड बी अप्लाइड, वही प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी नोटिस सेंड करेगी एंड देन देयर आफ्टर अवार्ड वुड बी पास्ड।
ओके सर। तो सर लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आप काफी लंबे टाइम से कानून गुरुज से जुड़े हुए हैं। सो आपकी नज़र में जी, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है कानून गुरुज, एंड किस तरीके से इस तरीके के प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करते हैं ड्यूरिंग लिटिगेशन करियर? डेफिनेटली आई थिंक ये कानून गुरुज स्पेसिफिकली, जैसे कि हर लॉ के ऊपर आप इंटरेक्शंस करते हैं, आप लोगों को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी ये इन्फॉर्मेशन अवेल करवा रहे हैं, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर देम। इवन यंग लॉयर्स, वो जब इन वीडियोस को देखते हैं तो दे गेट नॉलेज अबाउट इट, एंड जनरल पब्लिक को भी अवेयरनेस मिलती है इन सब चीजों से कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि देखिए, कहा जाता है कि लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। सो सिंस इट इज नॉट सो कॉमन, सो हमें लोगों को अवेयर करवाना पड़ता है। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि यस, दिस इज द लॉ विच इज बीइंग एप्लीकेबल, आप इसका बेनिफिट लीजिए, या आप इस लॉ के तहत आपको ये रिलीफ मिल सकती है। सो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स विच, बिकॉज इट इज अ डिजिटल एज, एंड यहाँ पे ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है कानून गुरु जैसे, दे आर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच सर, आपके व्यूज के लिए और आपके आंसर्स के लिए, एंड डेफिनेटली अपने टाइम स्पेयर किया अपने स्केड्यूल से। वी आर थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।